कि साहिल पे पहुंचने से इनकार किसे है, कि साहिल पे पहुंचने से इनकार किसे है, लेकिन तूफानों से लड़ने का मज़ा ही कुछ और है। कहते हैं कि किस्मत खुदा लिखता है, कि कहते हैं किस्मत खुदा लिखता है, लेकिन उसे मिटा के खुद गढ़ने का मज़ा ही कुछ और है। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट के बारे में, जिसमें हम लोग 3 की प्लेयर के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें आपके हैं गोपाल हरि देशमुख लोकहितवादी और गणेश अगरकर, फिर आपका है द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। तो गोपाल हरि देशमुख लोकहितवादी ये महाराष्ट्र के हैं और ये पहले अपने अर्ली लाइफ में क्या होते हैं, ये जज होते हैं, लेकिन बाद में जब रिटायर होते हैं तो ये सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म के लिए कुछ वर्क करते हैं। जैसे ये एक वीकली स्टार्ट करते हैं, वीकली मीन्स एक पत्रिका स्टार्ट करते हैं जिसका नाम प्रभाकर होता है, और इस प्रभाकर पत्रिका को अन्य नाम से भी जाना जाता है जिसको लोकहितवादी कहते हैं। और इसी लोकहितवादी की वजह से इनके नाम के साथ, गोपाल हरि देशमुख के नाम के साथ लोकहितवादी भी जोड़ देते हैं कुछ स्कॉलर। इसके साथ साथ ये गोपाल हरि देशमुख जो है दोस्तों, इनका ये कंट्रीब्यूशन है, इनके जो बिलीफ सिस्टम थे ये ऐसा मानते थे कि जो सोसाइटी है, मतलब इंडियन सोसाइटी है, उसका रीऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, पुनः निर्माण होना चाहिए। किस आधार पर? ऑन द बेसिस ऑफ रेशनल प्रिंसिपल, जो तार्किक सिद्धांत हैं उसके आधार पर इंडियन सोसाइटी का पुनः निर्माण होना चाहिए, यानी कि जो व्याप्त बुराइयां थी उस समय सोसाइटी में वो दूर होनी चाहिए। और ह्यूमनिस्टिक वैल्यू मतलब मानवतावाद के जो सिद्धांत हैं इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए, समर्थन किया इन्होंने। इसके साथ दोस्तों ये एक और वीकली पब्लिश किया जिसका नाम हिच्छु था। और हिच्छु में क्या करते हैं दोस्तों, ये इसकी वजह से 2 अन्य पब्लिकेशन आते हैं सामने जिनका नाम होता है ज्ञान प्रकाश और इंदु प्रकाश। तो ये कंट्रीब्यूशन है गोपाल हरि देशमुख का, जिनको लोकहितवादी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है जिसको आप यूज कर सकते हैं स्पेसिफिकली जब कभी एग्जाम में पूछा जाए कि महाराष्ट्र के कंट्रीब्यूटर जो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म में थे तो इनका नाम आता है। फिर आप देखेंगे गोपाल गणेश अगरकर का भी नाम आता है। अब गोपाल गणेश अगरकर का भी जन्म दोस्तों जो हुआ था ये महाराष्ट्र में हुआ था, और ये स्पेशली महाराष्ट्र से ही बिलोंग करते हैं। और इनका जो स्पेशली कंट्रीब्यूशन आपको देखने को मिलेगा वो एजुकेशन के क्षेत्र में देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो ये गोपाल गणेश अगरकर हैं दोस्तों, ये जो है को फाउंडर माने जाते हैं किसके? न्यू इंग्लिश स्कूल का, द डक्कन एजुकेशन सोसाइटी का और फर्गूसन कॉलेज का। और दोस्तों फर्गूसन कॉलेज वही कॉलेज है जहाँ पर आपके गोपाल कृष्ण गोखले पढ़ाया करते थे, और ये फर्गूसन कॉलेज से बहुत माने जाने स्कॉलर्स और फ्रीडम फाइटर निकले हैं इंडिया के। इसके साथ जो गोपाल गणेश अगरकर हैं दोस्तों, ये एडिटर भी हुआ करते थे। एडिटर मतलब जो पत्रिका थी उसको एडिट करना, उसमें एडिटोरियल लिखने का काम करते थे। और वो जो पत्रिका थी उस पत्रिका का नाम केसरी था, यानी कि इनका अच्छा संबंध हुआ करता था जो है बाल गंगाधर तिलक से। फिर इसके साथ क्या होता है दोस्तों, ये गोपाल गणेश अगरकर जो है ये पीरियडिकल्स भी पब्लिश करते थे अपना खुद का। उस पीरियडिकल्स का नाम सुधारक था, और उसमें जो है वो अनटचेबिलिटी और कास्ट सिस्टम के विरुद्ध बोलते थे। मतलब गोपाल गणेश अगरकर का जो मेन कंट्रीब्यूशन आप देखेंगे एजुकेशन में है, उसके बाद में पब्लिक अवेयरनेस में है, और पब्लिक अवेयरनेस में स्पेशली आप देखेंगे ये न्यूज़ को या जो न्यूज़पेपर है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। तो ये इंट्रोडक्शन है, दोनों इंपॉर्टेंट हैं कि विथ रिस्पेक्ट टू सोशियो रिलीजियस रिफॉर्मर ऑफ महाराष्ट्र, स्पेशली इसके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर आप देखेंगे दोस्तों एक जो ऑर्गेनाइजेशन है उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी जो है दोस्तों इसकी इस्टेब्लिशमेंट किया था गोपाल कृष्ण गोखले ने, और गोपाल कृष्ण गोखले की सहायता इसके इस्टेब्लिशमेंट में किया था महादेव गोविंद रानडे ने। और ये जो है ये संस्था क्या करता है, द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, ये स्टार्ट करता है द हितवाद नाम की एक पब्लिक क्या कहते हैं, आप कह सकते हैं पत्रिका स्टार्ट करता है। और इस पत्रिका में, द हितवाद पत्रिका में पॉइंट ये रखी जाती है, जो इस संगठन या संस्था के जो व्यू थे, इस व्यू को प्रोटेक्ट करने के लिए कि हम लोग जो बातें कह रहे हैं, यानी कि जो संस्था बातें कह रही है वो लॉजिकल है, इसको प्रूव करने के लिए ये पत्रिका प्रकाशित की जाती थी। फिर देखेंगे दोस्तों कि ये जो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के जो फाउंडर हैं गोपाल कृष्ण गोखले, इनका डेथ हो जाता है। फिर इनके डेथ के बाद जो इस संगठन को लीड करते हैं उनमें नाम है आपका, वो आते हैं आपके श्रीनिवास शास्त्री प्रेसिडेंट बनते हैं गोपाल कृष्ण गोखले के बाद। और इसके साथ दोस्तों जो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के जो इंपॉर्टेंट स्कॉलर हैं जो इसमें पार्टिसिपेट किए थे और इससे एसोसिएटेड थे, उसमें आपके MC सीतलवाड़ का नाम आता है, BN राव का नाम आता है और अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर का नाम आता है। तो दोस्तों जितनी भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डिस्कस की गई है ये कहीं ना कहीं आप देखेंगे आपके स्टेट PCS एग्जामिनेशन में, आपका UPSC एग्जामिनेशन में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट क्वेश्चंस बने हुए। तो आपका जो नेक्स्ट की प्लेयर है दोस्तों सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट के रिस्पेक्ट में, वो है आपका सोशल सर्विस लीग।
तो आपके मन में पहला क्वेश्चन आना चाहिए कि सोशल सर्विस लीग जो ऑर्गेनाइजेशन है इसकी इस्टेब्लिशमेंट किसने की थी। तो इसकी इस्टेब्लिशमेंट जो है सोशल सर्विस लीग की थी जो है नारायण मल्हार जोशी नाम के एक व्यक्ति ने, और इस संगठन का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था बॉम्बे में। और इस संगठन का उद्देश्य क्या था, आपके मन में जो बेसिक क्वेश्चन आना चाहिए एज आ स्टूडेंट वो है कि इस संगठन का एम क्या था। तो इस संगठन का एम ये था कि जो मासेज हैं उनकी जो लाइफ है उनकी लाइफ को रीजनेबल कंडीशन में लाना, मतलब उनके जीवन स्तर को अच्छा करना था। तो आपके मन में आना चाहिए कि भाई जब जीवन स्तर को अच्छा करना था तो इसके रिस्पेक्ट में क्या उन्होंने कोई काम किया। तो हाँ, उन्होंने काम किया। जैसे वो क्या किए, वो स्कूल्स लाइब्रेरी को ऑर्गेनाइज कर रही है, और कुछ लोगों को जो मतलब डाउन ट्रोडन सेक्शन के लोग हैं या जो फाइनेंशियली फ्री नहीं हैं, फाइनेंशियली क्राइसिस में हैं, उनको क्या लीगल एड प्रोवाइडेड करते थे, और ये मेडिकल रिलीफ भी देते थे लोगों को जिनको हेल्थ इशू हुआ करते थे। तो इस प्रकार ये लोग जो है अपने एम को उद्देश्य करने के लिए ये कार्य किए। और इनसे संबंधित एक महत्वपूर्ण जो पॉइंट है जो आपको याद रखना चाहिए कि सोशल सर्विस लीग के जो लीडर्स थे वो क्या इस्टेब्लिश करते हैं, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस को बनाते हैं। और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस को बनाने के बाद क्या होता है दोस्तों कि यही ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो आगे चल के जो है एक ऑल इंडिया लेवल पे ट्रेड को मैनेज करती है। और ये ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस आज भी जिंदा है, आज भी काम कर रही है। और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस से संबंधित बीपीएससी में और स्टेट पीसीएस में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे उनका नाम था लाला लाजपत राय, और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के जो फर्स्ट सेक्रेटरी थे उनका नाम देवान चमन लाल था। और दोस्तों जो आपका सोशल सर्विस लीग है इससे संबंधित या जो मेंबर हुआ करते थे उस समय के माने जाने लोग थे, जिसमें आपका IMC तलवार थे, फिर आपका BN राव थे, फिर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे। तो ये इंपॉर्टेंट लोग थे उस समय के जो इसके पार्ट थे। इससे ये पता चलता है कि ये संगठन उस टाइम बहुत इन्फ्लुएंशियल रहा होगा और सोसाइटी को काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस किया होगा। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट के एक की प्लेयर के बारे में, दैट इज सोशल सर्विस लीग। अब हम बात करते हैं दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट सोशल सर्विस रिफॉर्मर जो कि आपके रामकृष्ण परमहंस हैं, और रामकृष्ण परमहंस मूवमेंट और स्वामी विवेकानंद के बारे में हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। दोस्तों जैसा आप लोगों को पता होगा कि रामकृष्ण परमहंस जो है ये कहाँ रहते थे, आपके कलकत्ता में रहते थे। कलकत्ता के एक टेम्पल में ये रहते थे, और ये बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं थे, बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं थे, फिर भी इनकी पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा थी। तो आपके मन में बेसिक क्वेश्चन आना चाहिए कि भाई ये इतने पॉपुलर कैसे हो गए। तो ये इतने पॉपुलर इसलिए हो गए क्योंकि इनकी जो टीचिंग की टेक्निक यानी कि जो प्रीचिंग की टेक्निक थी, ये जो लोगों को समझाते थे ये बहुत इजी लैंग्वेज में समझाते थे। जैसे ये ऑक्सीमोरन का प्रयोग करते थे या ये कंपेयर करके चीज़ों को बताते थे। और इसके अलावा एक और कारण था इनकी पॉपुलैरिटी का, ये कारण था कि उस समय के जो अपर क्लास हुआ करती थी, अपर क्लास या मिडिल अपर क्लास हुआ करती थी, वो लोग एजुकेटेड थे तो वो वेस्टर्न कल्चर को या वेस्टर्न एजुकेशन को प्राप्त कर सकते थे। लेकिन जो डाउन ट्रेडन सेक्शन के लोग थे उनको जो है वेस्टर्न एजुकेशन को इजीली एक्सेसिबिलिटी नहीं थी। इस वजह से लोग इनकी तरफ आए, रामकृष्ण परमहंस की तरफ। और रामकृष्ण परमहंस जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे फोकस करते थे। जैसे इनका मानना था कि आपको गॉड को प्राप्त करने के लिए या सल्वेशन को प्राप्त करने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप कर्मकांड करें या आप जो है बलि दें, ये सब चीज़ों के समर्थन नहीं करते थे। बेसिक बातों को सपोर्ट करते थे। जैसे ये कहते थे मेडिटेशन कीजिए, आप भक्ति मार्ग को अपनाइए आप, और प्रेयर कीजिए। ये बेसिक बातों को ये समर्थन करते थे कि आपको इससे सल्वेशन मिल जाएगा। और यही टेक्निक था जो इन्हें पॉपुलर बनाता आगे चल करके। और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट इनके बारे में है कि आपका जो रामकृष्ण मूवमेंट जो कि चलाया गया स्वामी विवेकानंद के द्वारा, तो इसका उद्देश्य क्या था। तो इसका उद्देश्य दो थे दोस्तों। पहला, इनका ये मानना था कि एक ऐसे साधुओं का एक बैंड बना दें, एक ग्रुप बना दें जो क्या करे, लोगों को स्पिरिचुअलिटी के बारे में अवेयर कराए, उनको स्पिरिचुअलिटी के बारे में बताएं। और जो इम्पॉर्टेंट इसका सेकंड पॉइंट था या सेकंड एम था, ये था कि दोस्तों इसमें ये कहा गया कि जो आपके साधु संत लोग हैं या जो मॉन्क हैं, इनके मानने वाले लोग हैं, ये क्या करें, इनकी बनाए हुए विचारधाराओं को, जो इनकी विचार हैं उसको फैलाएं, पहला पॉइंट। दूसरा, ये फिलंथ्रोपिक वर्क करें, जो परोपकार का काम है वो करें। लोग में जो पेन है, साइकोलॉजिकली जो भी प्रॉब्लम से फेस कर रहे हैं उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करें। तो ये दोनों उद्देश्य की वजह से रामकृष्ण मूवमेंट सामने आता है और आगे बढ़ता है। और इसी के बाद आप देखेंगे स्वामी विवेकानंद के सुधार जो आपके यहाँ पर हैं। जैसे तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है कि स्वामी विवेकानंद इंडिया के माने जाने और अपने समय के महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट इन्फ्लुएंसर रहे हैं। इनका जो कंट्रीब्यूशन है दोस्तों सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट में
अनडिनाएबल है, ये एक्सेप्ट किया जाता है कि इनका जो इन्फ्लुएंस रहा है सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट में वो आज भी देखने को मिलता है। और इनकी आइडियोलॉजीज़ को आप वेरियस एस्पेक्ट में प्रेजेंट टाइम में भी देखेंगे, और हमारे गवर्नमेंट जो है वो भी इनकी आइडियोलॉजी को कुछ हद तक अपनाती है। जैसे इनका जो मूवमेंट था कि यूथ को फिटनेस में रहना चाहिए, उसको गवर्नमेंट आज भी बढ़ावा देती है। ऐसी कई चीज़ें हैं जो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे इनके बारे में। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले जो स्वामी विवेकानंद है दोस्तों, इनका जो टाइम पीरियड है, इनका जो जीवन काल है वो रहा है 1862 से लेकर के 1902 तक। और इसी बीच ये जो है प्रचार प्रसार किए अपने धर्म स्पेशली जो है रामकृष्ण परमहंस के विचारों का। और इन्हें जो है न्यू हिंदुइज्म का जो है फाउंडर या प्रीचर कहा जाता है। और ये स्वामी विवेकानंद का जो रियल नेम था वह स्वामी विवेकानंद ना होकर के वो नरेंद्र दत्त था दोस्तों। और ये नरेंद्र दत्त का आप एग्जाम्पल को रिलेट कर सकते हैं कि जो बायोपिक आया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे उनका बचपन का नाम नरेंद्र मोदी का नरेंद्र इन्हीं के इन्फ्लुएंस से पढ़ा, ऐसा उनका मानना है। और दोस्तों ये जो स्वामी विवेकानंद है ये जो है वेदांता को ज़्यादा बढ़ावा देते थे, और ये जो है रेशनल थिंकिंग को भी इम्पोर्टेंस देते थे। और देखेंगे दोस्तों कि ये जो है आप स्वामी विवेकानंद ये बात की जो गैप है, जैसे आपके परमार्थ और व्यवहार, मतलब आपकी जो स्पिरिचुअलिटी है और डे टू डे लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं और जो रिक्वायरमेंट है, इसके बीच की जो ब्रिज या कह सकते हैं जो गैप है उसको ब्रिज करना चाहते थे, उसको रिड्यूस करना चाहते थे। ये इनकी उद्देश्य था दोस्तों। फिर आप देखेंगे कि स्वामी विवेकानंद का एक महत्वपूर्ण कोटेशन है जो कि आज भी एप्लीकेबल है, और इसी कोटेशन को आप देखेंगे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू भी रिपीट करते हैं इनडायरेक्टली। जैसे इनका कहना है स्वामी विवेकानंद का कि उस आदमी को जो क्या है कि हंग्री है, स्टारवेशन से मर रहा है, मतलब भूखमरी से मर रहा है, उसको आप स्पिरिचुअलिटी और धर्म नहीं सिखा सकते, उसको ये नहीं पढ़ा सकते जो व्यक्ति इस सिचुएशन में होगा। तो इनका बेसिक से ये, इस कोटेशन का बेसिक से ये मतलब है कि इनका ये कहना है कि जो व्यक्ति इकोनॉमिक क्राइसिस में है पहले उसे इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी दीजिए, मतलब जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो पूर्ण होने चाहिए। ये इनका एक कोटेशन है जो कि इनके आइडियोलॉजी को रिफ्लेक्ट करता है। फिर इस कोटेशन को दोस्तों आप यूज़ कर सकते हैं आप एथिक्स पेपर में, फिर आप कहीं स्पीच बोलते हुए भी इसका यूज कर सकते हैं। और आप देखेंगे दोस्तों कि ऐसे ही कुछ टाइप के पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने स्पीच में कहते हैं कि उस व्यक्ति के लिए वोट का कोई महत्व नहीं है, जिसे जो व्यक्ति अपने डे टू डे लाइफ में केवल इसलिए स्ट्रगल कर रहा है कि उसकी बेसिक नेसेसिटीज़ पूरी हो जाए। जैसे आप देखेंगे फूड, क्लॉथ, शेल्टर, ये बेसिक नेसेसिटीज़ के लिए जो लड़ रहा है उसके लिए वोट का कोई वैल्यू नहीं। वैसे ये कह रहे हैं कि जो व्यक्ति बेसिक नेसेसिटीज़ के लिए लड़ रहा है, जो स्टारवेशन से मर रहा है, उसके लिए धर्म और स्पिरिचुअलिटी का कोई मायने नहीं है। ऐसा इनका मानना है स्वामी विवेकानंद का। और दोस्तों स्वामी विवेकानंद का एक जो महत्वपूर्ण आप देखेंगे जो स्टेटमेंट है, उनका ये मानना है कि नॉलेज विदाउट एक्शन इज यूजलेस, मीन्स व्हाट यू हैव इफ़ यू आर नॉट यूजिंग दैट इट इज़ गोइंग टू वेस्ट। आपके पास जो भी ज्ञान है अगर जो उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो एक प्रकार का बेस्ट है, ऐसा ये कहते हैं। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं दोस्तों, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो PhD होल्डर होते हैं, उनके पास बहुत सारी ज्ञान होती है किसी एक फील्ड में, बट उस ज्ञान का वो प्रैक्टिकल लाइफ में यूज ना कर पाने की वजह से बहुत सक्सेस नहीं होते हैं अपने जो सामाजिक जीवन है। लेकिन कुछ व्यक्ति होता है जो बेसिक प्रिंसिपल ही होते हैं उनके लाइफ में, लेकिन उस बेसिक प्रिंसिपल को अप्लाई करके अपने लाइफ में बहुत ऊपर तक जाते हैं। तो इनका कहने का ये मतलब है, और ये जो स्टेटमेंट है ये इनकी आइडियोलॉजी को रिफ्लेक्ट करती है कि आपके पास जो भी नॉलेज है उसको यूज कीजिए, एक्शन में लाइए। फिर इनकी जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इन्होंने जो है फिजिकल कल्चर मूवमेंट चलाया था, और फिजिकल कल्चर मूवमेंट चलाने का इनका मेन उद्देश्य था फिजिकल फिटनेस को प्रमोट करना। और आप देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी जो है फिजिकल फिटनेस को प्रमोट करती है। फिर इनका जो एक इम्पॉर्टेंट बहुत ही मान सकते हैं कि एक प्रकार से रेवोल्यूशनरी कोटेशन है कि सर्विस ऑफ मैनकाइंड इज़ द सर्विस ऑफ गॉड। मतलब अगर जो आप जो है ह्यूमन बीइंग की सर्विस कर रहे हैं, कोई व्यक्ति भूखा है, प्रॉब्लम्स में है, चैलेंजेस में है, आप उसकी हेल्प कर रहे हैं, तो आप ऑटोमेटिकली किसकी वर्शिप कर रहे हैं? गॉड की वर्शिप कर रहे हैं। ऐसा किसका मानना है? इनका। और ये कोटेशन जो है इन्फ्लुएंस था उनसे, इनके जो गुरु थे रामकृष्ण परमहंस से दोस्तों। आप देखेंगे कि ये जो है इनका मानना था कि जो उस समय की सोसाइटी थी, मतलब जब ये सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट हो रहे थे, चैलेंजेस थे, उस समय इनका मानना था कि उस समय के सोसाइटी में लोगों को दो चीज़ की नॉलेज जरूरी है। पहला नॉलेज उनका सेकुलर नॉलेज। अब आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि सेकुलर नॉलेज किसे कहते हैं? तो ऐसा स्वामी विवेकानंद मानते थे कि सेकुलर नॉलेज वह नॉलेज है जो व्यक्ति के इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट की बात करता है, कि वो उनके पास जैसे स्किल होने चाहिए कि वो कोई जॉब क्रिएट कर सकें, और उनके पास स्किल होना चाहिए कि वो
कहीं भी एम्प्लॉयमेंट पा सकें। दूसरा नॉलेज जो बोलते हैं स्पिरिचुअलिटी का, कि जो व्यक्ति होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, स्पिरिचुअली स्ट्रांग होना चाहिए, स्पिरिचुअलिटी अपलिफ्टमेंट भी होना चाहिए। तो इन दोनों बातों को वो बढ़ावा देते हैं दोस्तों। कौन? आप देखेंगे ये स्वामी विवेकानंद के आइडियोलॉजीज में। अब यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये केवल हम डिस्कस किए हैं स्वामी विवेकानंद के आइडियोलॉजीज के और उनके बिलीफ सिस्टम से रिलेटेड पॉइंट्स को, ना कि फैक्ट वाले पॉइंट को। फैक्ट वाले पॉइंट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।